हेलो दोस्तों, एबीसी वाले गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं का मैथ्स पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या में हमको कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड के बारे में जानना है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और भी है जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो पहले चलिए हम इस सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? अगर परिभाषा इसका बोला जाए तो गिनती वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, जहाँ तक आप गिनती गिन सकते हैं, 10 लाख 50 लाख करोड़, जहाँ तक भी अरब, सारी क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या। 6 क्या है? प्राकृत संख्या। 5 क्या है? प्राकृत संख्या। 5 लाख क्या है? वो भी प्राकृत संख्या। अगला देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बस प्राकृत संख्या में 0 जोड़ देने के बाद यह पूर्ण संख्या बन जाता है, क्योंकि प्राकृत संख्या अभी थोड़ा अधूरा है, इसमें 0 जुटने के बाद यह पूर्ण हो जाता है, इसलिए यह पूर्ण संख्या कहलाएगा। यानी प्राकृत संख्या में 0 सिर्फ जोड़ देने पर पूर्ण संख्या बन जाती है अनंत तक। ठीक है, यानी कि 5 क्या है? ये भी पूर्ण संख्या, इसको प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन 0 को जो है हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते, इसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पूर्णांक। पूर्णांक संख्या का परिभाषा क्या होता है? तो शून्य सहित ऋणात्मक संख्या तथा धनात्मक संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे ऋणात्मक संख्या कैसे क्या हो गया? -1, -2, -3, -4, ये सब क्या है? ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, -10, -10 लाख, -50 लाख, ये सभी ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या क्या होगा? जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी जितनी भी पूर्ण प्राकृत संख्या है ये सारी क्या है? धनात्मक संख्या। यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? तो ऋणात्मक संख्या तथा धनात्मक संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। अगला आइए परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q जो हो वो 0 नहीं हो। यानी वैसी संख्या जिसे हम बट्टे के रूप में P/Q यानी बट्टे के रूप में, जैसे एग्जांपल के ले लीजिए 5/3, ये P/Q के रूप में है, P/Q बट्टे के रूप में है। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। 9/4, ये क्या है? परिमेय संख्या। 7/11, ये क्या है? परिमेय संख्या। ये भी क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, और देखिए 5, ये भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं। ठीक, 6 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, -5 भी परिमेय संख्या है, -9 भी परिमेय संख्या है, -8 भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि P यहाँ P की जगह पे 0 है, Q की जगह अगर 0 रहता तब परिमेय संख्या नहीं होगा। तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो आप बोलिएगा हाँ 0 भी एक परिमेय संख्या। लेकिन अगर जो 5/0, 7/0, 9/0, ये सभी हैं, ठीक है, तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये सभी नहीं है परिमेय संख्या, ये होगा। और देखिए 3.5, क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये भी परिमेय संख्या है। कैसे? 3.5 का डेसिमल हटा देने पर दशमलव उड़ा, इसकी जगह पर क्या आएगा? 1। और
दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, इसके बदले 0, यानी हो गया यह क्या 35/10। 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7/2। देखिए पी बाई क्यू के रूप में आ गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। और नेक्स्ट है देखिए 5.44444 ऐसे करके रहेगा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो ये भी एक परिमेय संख्या, ठीक है। और रहेगा 9.134 एक ही चीज बराबर दोहराते जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर जो यही रहता 9.13454321986 देखिए हमेशा क्या है, हर एक डिजिट बदला रहा है, एक ही चीज़ बराबर दोहराया नहीं जा रहा है, अलग अलग 10 डेसिमल के बाद आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पी बाई क्यू के रूप में किसे नहीं लिख सकते, तो जितना भी वर्गमूल हो, अभाज्य संख्या, जो भी अभाज्य संख्या है उसका वर्गमूल निकाले, जैसे 2 दो अभाज्य संख्या है और इसका वर्गमूल करने पर कितना आएगा, इसका जो है ये अपरिमेय संख्या, जैसे देखिए √3 ये भी अपरिमेय संख्या होगा, √5 ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। √3 का मान कितना हो जाता है 1.73205081, ऐसे ही हमेशा मान जो है परिवर्तित होते रहता है, इसलिए इसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। जैसे 5 का वैल्यू क्या होता है 2.2360679 डॉट 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 डॉट, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, इसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि पाई का मान तो 22/7 होता है, तो एक ऐसे अपरिमेय संख्या हो गया। तो जी हाँ, इसका सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 22/7 मान लिया जाता है, लेकिन एक्चुअली में इसका जो पाई का वैल्यू होता है 3.14285714 डॉट डॉट यही होता है, ठीक है। इसे भी हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अब से आपसे कोई पूछेगा क्या पाई अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या, तो आप बोलिएगा कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, √11 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और देखिए अगर जो 4.32198432 डेसिमल के बाद जो है हमेशा मान बदलते जा रहा है, तो देखिए ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। बहुत ही ईजी शब्दों में मैंने बताया है, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या, चैप्टर का नाम भी है वास्तविक संख्या, इसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या, तो देखिए परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ये सब क्या है, वास्तविक संख्या। इतना आपको जितना भी ये सारा बताए हैं, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो गो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सीखने से पहले कुछ हम डिवीजन बनाएंगे, यानी भाग बनाएंगे, और उसमें सीखेंगे कि किसे भाज्य बोला जाता है, किसे भाजक बोला जाता है, किसे भागफल और किसे शेष बोला जाता है, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए दो हम संख्या लेते हैं, ठीक है। जिसे मानिए 7 और 24 ले लिए, इसको डिवाइड करते हैं, 7 21, घटाने पर कितना आ गया 3 और 0, ठीक है। और लेते हैं मानिए 5 और ये 21, 5 और 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
हम आप कभी पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, इसको एक जांच करने की विधि होती थी। क्या होती थी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही होता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भाज्य, भाजक, भागफल, शेष किसे क्या गया है। तो देखिए आपको जो है ये दिख रहा है, यह भाज्य हुआ। क्या हुआ? भाज्य। और जिससे हम भाग लगा रहे हैं, किससे लगाए थे? 7 से 24 में लगाए थे, इसको हम भाजक बोलते हैं। और 7 से हम जब 24 में भाग लगाए थे तो जो हमको प्राप्त हुआ था वो क्या हो गया? भाग। भाग देने पर जो हमको फल प्राप्त हुआ हो गया भागफल। और इसके बाद जब हम माइनस यहाँ करके घटा के हमको जो प्राप्त हुआ शेष जो बचा, वो इसको हम क्या कहते हैं? शेष फल। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस चैप्टर में हम भाज्य को जो है ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, भाजक को बी से तथा भागफल को क्यू से डिनोट किया जाता है और शेषफल को आर से। ठीक है, यहाँ पे सेम इसमें भी देखिए, आप बताइए ये क्या है? ये भाजक है। क्या है? भाजक। और इसे किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? बी से। ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। क्या हो गया? भाज्य से क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है? ए से। इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे भागफल। क्या? भागफल। इसे किस चीज़ से? क्यू से। और ये क्या हो गया? शेषफल। इसे किस चीज़ से डिनोट करेंगे? आर से। समझ गए होंगे। तो देखिए हम चेक करते हैं इसको। भाज्य कितना है? भाज्य ए है। ठीक है, भाजक क्या है? बी है। भागफल क्या है? क्यू है। और शेष क्या है? आर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखिए ए की जगह कितना है? 24 है। इसको चेक करते हैं कि यह हम भाग जो बना है, इसको इसका जो उपयोग है पहले चेक करने के लिए, भाग हम सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं, इसको चेक करने के लिए पहले बचपन में हम सर जी हमको और सिखाते थे उपयोग करना। देखिए 7 × 3 + 4 + 3 है, सॉरी 7 × 21 और जोड़ 3 बराबर कितना हो गया? 24। ठीक है, सेम इसी तरह इसको भी हम चेक कर सकते हैं। क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमको ये ए यहाँ पर कितना है? 21। बी क्या है? 5 है। क्यू कितना है? 4 है। और आर कितना है? 1 है। यानी 21 बराबर क्या हो गया? 5 × 4 = 20 जोड़ 1 यानी 21। यानी ये दोनों जो है हमारा सही है। तो आप समझ गए होंगे भाजक किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं और शेषफल किसे कहते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा देखिए जब भी आप भाजक जो है, भाजक से हमेशा शेष क्या रहता है? छोटा रहता है। जैसे 5 से हम डिवाइड किए तो हमेशा जो यहाँ शेष बचेगा वो हमेशा जिससे हम भाग लगाएं उससे छोटा रहेगा। जैसे यहाँ एक बचा, यहाँ देखिए 7 है भाजक, लेकिन इससे ही छोटा बचा 3। तो हमेशा जो है शेष क्या होगा? वो जो है शेष जो है वो हमेशा 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा, तथा बी से क्या होगा? छोटा। भाजक से क्या होगा? छोटा ही होगा। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तथा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको पता चल रहा है कि इसमें जो भी प्रक्रिया होगा विभाजन, विभाजन को, भाग को ही हम विभाजन बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में डिवीजन। ठीक है, तो विभाजन जो है भाग का ही प्रक्रिया इसमें कुछ होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ समझना है प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या होता है? तो प्रमेयिका जो है एक सिद्ध हुआ कथन होता है। ठीक है, और इसका जो इस प्रमेयिका का उपयोग करके हम किसी और कथन को भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या इसका उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे हमको एक धनात्मक पूर्णांक, मानिए हमको 2 धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ रहेगा, जैसे मानिए 5 और 5, मानिए 7 और 26 दिया हुआ है। ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांक हमको दिया हुआ रहेगा और इसमें हमको क्या प्राप्त करना? इससे हमको क्या प्राप्त होगा? Q यानी भागफल तथा R शेषफल। ठीक है, ये दोनों प्राप्त होगा। कहने का अर्थ यही हुआ कि यदि
दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ हो और इस दोनों को हम जब विभाजित करेंगे तो हमको q यानी भागफल तथा शेषफल प्राप्त होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही कहना है। तो देखिए चलते हैं, चेक करते हैं। जब यहाँ 26 में 7 से हम भागा देते हैं, 7 से हम 26 में भागा देते हैं तो 21 घटाने पे कितना प्राप्त हुआ 5। ठीक है, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही कहना है कि जब आप 7 से डिवाइड कीजिएगा 26 को तो इस दोनों को गुना करने तथा जोड़ने के बराबर आएगा। और जो है ये, और यहाँ पे ये जो भाजक है और शेष, यहाँ शेष जो है ये भाजक से छोटा रहेगा, यानी कि r जो है r ये 0 के बराबर तथा b से छोटा रहेगा। यानी कि कहने का अर्थ हो गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि a बराबर होता है BQ प्लस r, जहाँ r जो है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा b से छोटा होता है। यही कहना चाह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। ठीक है, कि a बराबर BQ प्लस r होगा और r जो है यानी शेष जो है वो भाजक से छोटा होगा तथा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यही हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 4 से डिवाइड किए, मानिए 17 को, तो 4 चक 16 कितना आ गया, आ गया 17 बराबर 4 यानी a बराबर BQ प्लस r। ठीक है, तो 17 बराबर 4 इंटू 4 और प्लस शेष कितना 1 यानी 4 चौक 16 बराबर 17। ठीक है, और यहाँ भी देखिए आपका जो r है यहाँ पर जो भाजक यानी b से छोटा है। ठीक है, 0 के बराबर रह सकता है या 0 से बड़ा रहेगा। चलिए आगे हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ निकालने की विधि है। इसके द्वारा हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ आपको पता होगा कि आप जब छोटे होंगे तो उसे मोसो बोला जाता होगा या महत्तम समावर्तक बोला जाता होगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम जो है यह एक एचसीएफ निकालने की विधि है। यानी मोसो, दो धनात्मक संख्या आपको दिया रहेगा, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या, उसका एचसीएफ आपको निकालना इसी विधि से होगा, और जिसमें हम प्रयोग करेंगे किसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। ठीक है, देखते हैं। देखिए दो संख्या हमको दिया हुआ है, जैसे देखिए 225 और 135। ठीक है, और बोल दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के में जो सूत्र दिया गया था a बराबर BQ प्लस r, इसी का हम उपयोग करेंगे, जहाँ r जो था वो 0 के बराबर या तथा b से छोटा था। ठीक है, इसी का उपयोग करेंगे, a बराबर BQ प्लस r, इसी का उपयोग करके इसको हल करेंगे। देखिए एल्गोरिथम जो होता है ना, एगो कोई प्रोसेस होता है, कोई भी काम करने का प्रोसेस, जो चरण 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप कोई काम करने का प्रोसेस होता है ना, उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम देखते हैं। यहाँ 225 को जो है बड़ा है। ठीक है, किससे, 135 से, तो 135 से डिवाइड करेंगे 225 को। चलिए देखते हैं, 135 से हम डिवाइड करते हैं 225 को। डिवाइड करने के बाद 0 घटाए तो 9 0। ठीक है, इतना आ गया। इसको क्या हो गया, 225 लिख लीजिएगा यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा या एल्गोरिथम से 225 को कितना डिवाइड किए,
135 से q बराबर 1 और प्लस 90, ठीक है से। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, HCF निकाल रहे, HCF तभी हमको प्राप्त होगा जब R जो है आपका कितना आ जाएगा 0, इस शेष जो है 0 नहीं आएगा, तो यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ये जो है चरण 1, ऐसे ही इसके शेष से इसके भाजक में को डिवाइड करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ जो शेष जो 90 बचा है इससे डिवाइड करेंगे किसको, 135 को। 135 को कितना से डिवाइड करना है, 90 से, ठीक है। 90 से डिवाइड करेंगे 135 को। कब तक करना है, जब तक यहाँ जो शेष है वो 0 ना बच जाए। तो एक बार में घटाए तो ये हो गया 5, 13 से हो गया 4, सॉरी 13 से हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्यू हो गया 1, आर क्या हो गया 45, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी भी शेष जो है आर जो है 0 नहीं आया, फिर भागा देंगे इस शेष से, किस में देंगे 90 में, भाजक में। देखिए इस प्रकार से 45 से भागा देंगे, दीजिए 90 में, 45 से 90 में भागा दीजिए, 2 मरते हैं 90। ध्यान दीजिए क्या आ गया, सी आर बराबर यहाँ कितना आ गया 0 आ गया, हमको 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे जो भाजक जिससे हम भागा लगाएं, किससे हम लगाएं 45 से लगाएं, तो यही आपका क्या हो गया HCF हो गया, यानी 225 135 का HCF कितना हो गया आपको 45 हो गया। यहाँ आर बराबर कितना आ गया 0 तथा बी यानी भाजक जो है कितना है 45 है, इसलिए देखिए 225 तथा 135 का HCF कितना हमें प्राप्त हुआ 45। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCF 225 135 बराबर कितना 45, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। चलिए अगर जो आपको ये समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिसे बोल दिया अगले क्वेश्चन में कि 455 और 42 का HCF निकालें, किस विधि द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो चलिए हम निकालते हैं। इसमें देखिए बड़ा कौन है 455 बड़ा है, किससे 42 से, ठीक है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, पहला है वाला ही प्रोसेस कि ई बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ पर 455 में 42 से को डिवाइड करेंगे, 42 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। कितना से 42 से डिवाइड करिए तो 455 को डिवाइड करेंगे 42 से, ठीक है। एक बार में घटाएं कितना आ गया 3, यहाँ आ गया 0, और कितना आ गया यहाँ पे लिख दिए 5, 42 में लग रहा है नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। शेष यहाँ कितना है 35, तो लिखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ ए बी और क्यू क्या हो गया 10, और देखिए आर कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। अभी देखिए आपको यहाँ पर शेष 0 नहीं बचा है, 0 जब आ जाएगा तभी आपका HCF यहाँ जिससे हम भागा लगाएंगे वही होगा। तो हम क्या करेंगे, जब तक 0 नहीं आता है तब तक ये जो शेष बचता है उसी से भागा लगाएंगे, किस में भाजक में। तो 42 में फिर से 42 में भागा लगाएंगे कितना से 35 से, तो लगाइए 42 में भागा कितना बार में, एक बार में 35, घटाएं कितना आ गया 7, ये 0, ठीक है। भागा लगाए तो फिर लिख दीजिए ये बराबर बी क्यू प्लस आर, 7 हो गया। अभी भी देखिए आपका शेष कितना बचा है 7 बचा हुआ है, तभी भी HCF हमको मालूम नहीं हुआ है। फिर 7 से भागा लगाएंगे 35 में, 7 से भागा हम 35 में लगाएं तो 7 बचे 35, ठीक है, गुना 5 जो देखिए यहाँ पे शेष कितना बच गया आर, शेष बच गया 0, शेष फल 0 तथा भाजक कितना है 7 है। तो जो भाजक जिससे हम भागा लगाने पर हमको 0 प्राप्त हुआ वही हमारा क्या हो जाएगा HCF, यानी लिख देंगे अतः या इसलिए अतः 455 और 42 का HCF कितना हो गया,
HCF हो गया हमारा 7, कितना हो गया 7। या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं HCF 455 42, कितना आ गया 7। ठीक है, मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल हम एक्सरसाइज, अगले क्लास में हम जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका होमवर्क है, आपका SW है होमवर्क, आपको घर से बना के लाना है, प्रयास करना है। 135 और 1 मिनट, 135 और 225 का HCF निकालना है। ठीक है, पहला इसका HCF निकालना है किसना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। दूसरा 196 और 38 है 220, और तीसरा 867 और 255। चौथा जो है आपको निकालना है कितना का, 12,576 और 4,052 का। ठीक है, इसका आपको, ये 4 गो आपका होमवर्क है, इसका आपको HCF घर में निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।